हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस के पुराने एग्ज़ाम पेपर्स को सॉल्व करेंगे कंप्लीट डिटेल्स के साथ। तो आप इसके एक एक पॉइंट्स के नोट्स बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 0.1 इंटू 0.01। जब भी पॉइंट वाली संख्या को इंटू करना हो, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होती है उसका इंटू होने पर वो संख्याएं जुड़ जाती है, मतलब उतना आगे पॉइंट लग जाता है। किसी भी संख्या को बिना पॉइंट के इंटू करें, एक को एक से इंटू करोगे तो एक ही आएगा। इसके बाद पॉइंट को देखें कि टोटल कितने पॉइंट के बाद कोई संख्या है। जैसे इस पॉइंट के बाद 2 संख्या है और इसके बाद 1, यानी टोटल पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हो जाएगी। तो यहाँ से हमको 3 संख्या आगे पॉइंट लगाना है, यानी 0.001। आंसर ये आएगा 0.001। मतलब पॉइंट के बाद जितनी संख्या हो आंसर में उतनी संख्याएं जुड़ जाएगी जब भी इंटू करते हैं। अगर संख्या ऐसी होती तब हम क्या करते, बिना पॉइंट अज्यूम करे इसको इंटू करो, आंसर 25 आएगा। इसके बाद टोटल पॉइंट गिनो, इसमें पॉइंटों के बाद यानी यहाँ आगे पॉइंट होगा, उसके बाद कोई संख्या नहीं है, इसमें पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो यहाँ पर भी हमें पॉइंट के बाद 2 संख्या रखनी है, यानी 2 संख्या आगे 1 और 2 संख्या आगे पॉइंट लगा देना है। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द वॉल्यूम ऑफ प्योर वाटर इज गिवन एज 62 मीटर क्यूब एंड इट्स मास एज 62,000 kg, देन द डेंसिटी। यदि पानी का आयतन 62 मीटर क्यूब दे रखा है और इसका द्रव्यमान 62,000 kg दे रखा है, तो हमें घनत्व ज्ञात करना है। देखिए घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान और आयतन का अनुपात, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, मतलब 1 मीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इतने आयतन में पदार्थ की कितनी मात्रा स्थित है वो कहलाता है उसका घनत्व। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी? देखिए मास यानी केजी और वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब MKS में। CGS में निकालोगे तो केजी की जगह ग्राम और मीटर की जगह सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आयतन 62 मीटर क्यूब और मास भी दे रखा है, द्रव्यमान 62,000 kg। तो घनत्व क्या होगा? जैसा कि मैंने अभी बताया, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान है 62,000 अपॉन आयतन 62 मीटर क्यूब। यहाँ पर यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए 62 से 62 एक बार और 3 0, आंसर आ जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी, 1000 kg। मीटर को ऊपर ले जाओगे तो पावर इनवर्स में हो जाएगी, मीटर की पावर -3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 320 मीटर, इट्स साइड्स आर इन द रेशो ऑफ 5:3, देन इट्स एरिया। आयत का परिमाप दे रखा है 320 मीटर और इसके भुजाओं का अनुपात दे रखा है 5:3 एंड इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत आपको पता है 4 भुजाओं की एक आकृति होती है जिसके चारों कोण 90 डिग्री और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी हम लंबाई को L और चौड़ाई को B मान लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू B। और आयत का परिमाप, देखिए परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति की बाहर की परिधि, बाहर उसकी टोटल कितनी लंबाई है। तो देखिए इसमें क्या होगा, एक L प्लस B, वापस से प्लस L प्लस B, यानी 2 बार L और 2 बार B। तो इसका परिमाप होता है 2 इंटू L प्लस B। अगर आपसे क्वेश्चन में और भी कुछ पूछ लें तो ये सारी डिटेल्स आप लिखते रहिए। क्षेत्रफल की यूनिट मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। और अगर परिमाप की यूनिट पूछे तो देखिए ये भी मीटर में, मीटर मीटर मीटर,
मीटर ही प्लस कर रहे हैं तो इसकी यूनिट भी मीटर में ही होती है। हमें क्वेश्चन में परिमाप दे रखा है 320 मीटर और इसकी भुजाओं का अनुपात यानी L अनुपात B दे रखा है 5:3 यानी अनुपात को हम L/B भी लिख सकते हैं 5/3। और अगर मैं यहाँ से L की वैल्यू निकालूं तो वो क्या होगी B × 5/3। ये हमारी एक समीकरण हो जाएगी। और अगर परिमाप दे रखा है तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L+B। ये दे रखा है 320। इसी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 2 इस साइड जाएगा और L की जगह हम लिख लेते हैं 5/3 × B प्लस B की जगह B बराबर 320/2। ये 2 हमने उस साइड भेज दिया और यहाँ पर L की वैल्यू रखी है बस। भिन्न की संख्याओं को कैसे सॉल्व करते हैं 3 को इससे इंटू करना है और इसमें प्लस करना है। तो 3 को 1 से यानी 1B से इंटू करोगे तो 3B प्लस 5B 5 + 3 8B अपॉन 3 का 3 इक्वल टू 320/2। यहाँ से हमको B की वैल्यू निकालनी है बस। दो से 320 को काटेंगे तो आ जाएगा 160। 8 से 16 को काट सकते हैं 2 बार में 0 का 0 यानी 20 बार। 20 को 3 से इंटू करना है 20 को 3 से इंटू करा तो आ रहा है 60 मीटर यानी चौड़ाई तो आ गई 60 मीटर। और ऐसे ही अगर हमें लंबाई याद करनी है तो एक इक्वेशन हमें पहले से पता है L क्या आ जाएगा B की जगह 60 रखो 60 × 5/3 3 से 60 कट रहा है 20 बार में और 20 × 5 100 मीटर। लंबाई आ गई 100 और चौड़ाई आ गई 60। और क्वेश्चन में पूछा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई × चौड़ाई यानी 100 × 60 बराबर 6000। क्षेत्रफल की यूनिट मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फोर्स ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज, मतलब किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं वेट या भार। ये होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु पर लगने वाला बल, ठीक है। और वेट का फॉर्मूला है m × g, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान किसी भी वस्तु का फिक्स होगा और गुरुत्वीय त्वरण जो कि 9.8 पृथ्वी की सतह पे लिया जाता है और इसका मात्रक होता है, देखिए बल है मतलब इसका मात्रक होता है न्यूटन। और अगर आप इसको MKS में देखोगे तो इसका मात्रक होगा kg × मीटर/सेकंड²। एग्जाम में इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसी तरह से देखिए बाकी ऑप्शंस को, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी भार। वस्तु पर जो बल लगता है गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के सेंटर की तरफ, उसे भार बोलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है फोर्स। फोर्स क्या होता है जो किसी भी द्रव्यमान की वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर दे उसे बोलते हैं बल। और इसका फॉर्मूला है द्रव्यमान इंटू त्वरण, F = m × a। इसका मात्रक ये होगी न्यूटन, ऐसा यूनिट। MKS में देखोगे तो वही kg × मीटर/सेकंड²। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान की होती है kg और त्वरण की होती है मीटर/सेकंड²। देखिए थर्ड ऑप्शन मास। द्रव्यमान क्या होता है किसी भी वस्तु में कितनी पदार्थ की मात्रा स्थित है वो कहलाता है द्रव्यमान।
और इसका मात्रक है केजी। द्रव्यमान को हम केजी से नापते हैं एमकेएस में। देखिए एमकेएस सीजीएस क्या है, देखिए सिस्टम क्या होता है, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस और एफपीएस। इसमें ये वाला जो पार्ट है ये दर्शाता है लंबाई को, ये पार्ट होता है द्रव्यमान का और ये पार्ट होता है समय का। मतलब एमकेएस सिस्टम में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और टाइम को सेकंड में। इसी तरह से सीजीएस में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। एफपीएस में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। तो ये सिस्टम होता है। इसके हिसाब से द्रव्यमान का एमकेएस में मात्रक केजी, सीजीएस में ग्राम और एफपीएस में पाउंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई सिस्टम, यानी एसआई सिस्टम में ऊर्जा का मात्रक पूछा है। यूनिट्स के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता। इसका एसआई मात्रक होगा जूल, और एमकेएस में देखोगे तो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखो, जूल, कैलोरी, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारे के सारी एनर्जी की ही यूनिट है। लेकिन एसआई सिस्टम पूछा है तो एसआई में तो आंसर जूल होगा, पर आपको बाकी यूनिट भी याद होनी चाहिए। एनर्जी का मात्रक होगा जूल, जिसको न्यूटन इंटू मीटर भी बोलते हैं। सीजीएस में इसका मात्रक होता है अर्ग, और इनकी वैल्यू जिसके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। 1 जूल 10⁷ अर्ग के बराबर होता है और 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट ऑफ क्यूब मटेरियल ऑफ 14 सेंटीमीटर साइड एंड होल डेंसिटी इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज। ग्राम पर सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर भुजा के घन के मटेरियल का भार ज्ञात करना है जब उसका घनत्व दे रखा है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए डेंसिटी आपको वैसे पता है, डेंसिटी अपन ने अभी निकाली थी, द्रव्यमान बटा आयतन, और ये दे रखा है क्वेश्चन में 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। घन ये होता है और घन का वॉल्यूम क्या होगा, घन का आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसका आयतन होगा। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, और क्वेश्चन में हमसे द्रव्यमान पूछा है क्योंकि ऑप्शन में सारे आंसर केजी में, क्वेश्चन में द्रव्यमान पूछा है, वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं और डेंसिटी दे रखी है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। m बराबर क्या हो जाएगा, d इंटू वी, घनत्व इंटू आयतन, और घनत्व क्या है 7.8, ये ग्राम में है और ऑप्शन में सारे आंसर केजी में है, तो हमको इसको केजी में चेंज करना पड़ेगा। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा, इस 1000 को नीचे भेज देंगे तो 1/1000 केजी के बराबर। तो हम यहाँ वही करने वाले हैं, ये ग्राम में है अपॉन में 1000। क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, आयतन निकालना है। इस घन की भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घन क्या होता है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो, तो 14 इंटू 14 ये हो गया इसका आयतन। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 7.8 इंटू 14 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, 14 इंटू 14 ये होता है 2744। स्क्वायर और क्यूब 20 तक याद रखो, अपॉन 1000। जब इसको इंटू कर रहे हैं
और 1000 का भाग देंगे तो इसका आंसर आ रहा है 21.4। द्रव्यमान आ जाएगा 21.4, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आए, घनत्व दे रखा है, आयतन हम निकाल सकते हैं, कोई सी और भी आकृति आ सकती है तो उसका आयतन निकल जाएगा। इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ दे रखी होगी और एक चीज़ पूछी होगी, तो हमको इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 15 मीटर, मतलब 90 सेंटीमीटर और 15 मीटर का अनुपात ज्ञात करना है। 90 सेंटीमीटर अपॉन 15 मीटर, अनुपात निकालने के लिए पहले हमको यूनिट बराबर करनी पड़ेगी। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 90 अपॉन 1500, ऊपर भी सेंटीमीटर और नीचे भी सेंटीमीटर, क्योंकि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। देखिए अब 0 से 0, 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 0, 3:50। ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, जब भी अनुपात निकालने हो तो आप मात्रकों का ध्यान रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण पूछा है इनमें से। तो पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मैकेनिकल एनर्जी के मेन टाइप है पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी होता है स्थिति के कारण किसी भी वस्तु में संग्रहित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। देखिए ऊर्जा क्या होता है? जिससे कार्य किया जा सके, मतलब वस्तु की कोई ऐसी स्थिति जिसमें ऐसी ऊर्जा संग्रहित है जिसके कारण कार्य हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल से समझो, कोई धनुष है, उसको खींचकर ऐसे तीर लगाया हुआ है, तो इस टाइम पे खींचे हुए धनुष में यहाँ पर इस तीर में कौन सी वाली एनर्जी संग्रहित है? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। इस स्थिति के कारण ही ये ऊर्जा है। अगर यहाँ पे ये खींची हुई नहीं होती तो इसके कारण इसमें कोई ऊर्जा नहीं होती। क्या मतलब हुआ ऊर्जा का? ये अभी यहाँ से छोड़ते ही और ये तीर आगे की साइड जाएगा, मतलब इसमें ऐसी ऊर्जा संग्रहित है जिसके कारण इस बल से इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है या विस्थापन हो सकता है, अर्थात कार्य होगा, और कार्य हो सके वही ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा ऊंचाइयों के कारण भी संग्रहित होती है। ये जमीन की सतह से अगर किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाया जाए तो यहाँ पर जब इस वस्तु को रखा हुआ है तो इसमें ऊर्जा संग्रहित है, मतलब छोड़ते ही ये वस्तु नीचे जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से स्थिति के कारण जो वस्तु में ऊर्जा होती है वो कहलाती है स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है mgh। m द्रव्यमान, g गुरुत्व त्वरण और h ऊंचाई। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? धनुष खींचा हुआ, खींची हुई गुलेर, दबाई हुई या खींची हुई स्प्रिंग, बांध में भरा हुआ पानी, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। बांध में भरा पानी कैसे? क्योंकि पानी में भी उस टाइम पे जब वो बांध में है उसमें एनर्जी स्टोर है, जैसे गेट ओपन होंगे वो पानी आगे की साइड जाएगा। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। गति के कारण किसी भी वस्तु में जो ऊर्जा होती है वो कहलाती गतिज ऊर्जा। ये गति वाली स्थिति में होती है, मतलब कोई भी वस्तु चल रही है तो उसमें जो एनर्जी है वो कहलाएगी गतिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला होता है ½ mv², m द्रव्यमान और v वेग। इनका मात्रक क्या होगा? ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, इनका मात्रक जूल हो। अब देखिए क्वेश्चन को, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण इनमें से कौन से हैं? ब्लोइंग विंड, चलती हुई हवा, चल रही है यानी गति हो रही है, तो इसमें तो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। सेकंड, रोटेटिंग व्हील, व्हील भी चल रहा है, इसमें भी गतिज ऊर्जा। फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी में भी कौन सी हो गई? गतिज ऊर्जा। वाटर इन ओवरहेड टैंक, ऊंचाई में किसी टैंक में भरे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होगी?
स्थिति ऊर्जा, वो उसकी स्थिति के कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ काइंड ऑफ फ्रैक्शन हुज डेनोमिनेटर इज ऑलवेज, यानी प्रतिशत एक इस प्रकार का भिन्न है जिसका हर सदैव क्या होता है। देखिए परसेंटेज का क्या मतलब होता है, जैसे 50%, तो इसको हम क्या लिखते हैं? 50/100। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे की संख्या हर, यानी प्रतिशत जिस भी जगह लगा होता है उसका मतलब क्या होता है? वो किस प्रकार का भिन्न है जिसके हर में सदैव कौन सी संख्या होगी? 100, 100। मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 100। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,846 इंटू 593 प्लस 12,846 इंटू 407, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप इनको अलग अलग इंटू करेंगे उसके बाद प्लस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। उससे अच्छा है आप इसमें से ये जो कॉमन संख्या आ रही है इसको कॉमन ले लो। अगर हम 12,846 को कॉमन लेते हैं तो देखिए आगे क्या क्वेश्चन, आगे क्या हो रहा है? 593 प्लस 407। 593 प्लस 407 क्या होगा? प्लस करके देखो, 1000। बस बहुत सिंपल हो गया। किसी भी संख्या को 1000 से इंटू का मतलब क्या हुआ? संख्या सेम टू सेम रहेगी, पीछे 3 जीरो लग जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक बार देख लिया करो, अगर हम हर संख्या को इंटू कर दे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26/√x बराबर 2। यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? एक x वाली वैल्यू को इस साइड ले जाओ, 2 को इस साइड ले आओ, यानी 26/2 बराबर √x। 26/2 का मान क्या होगा? 2 से 26 को काटो 13 बार। अब देखिए एक साइड 13 है, एक साइड √x है, और हमको x की वैल्यू निकालनी है। अगर हम दोनों साइड वर्ग कर देते हैं, यानी दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो अंडर हट जाएगा। अंडर का मतलब होता है पावर 1/2। जैसे √x है, इसका क्या मतलब है? x की पावर 1/2। और अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इस संख्या का स्क्वायर, इसका क्या मतलब हुआ? बाहर 1-2 और लग जाएगा, यानी x की पावर हो जाएगी 1/2 इंटू 2, और 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर केवल x बचेगा। अंडर हटाने के लिए स्क्वायर करना है बस। तो देखिए इस साइड 13 का स्क्वायर 169 याद रखने आपको, बराबर अंडर हट जाएगा स्क्वायर के कारण, तो x। हमारा आंसर हो गया 169, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 250/√x बराबर 10। इसमें भी हम वही करेंगे, इस संख्या को इस साइड ले जाओ, 250/10 बराबर √x। 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचा? 25 बराबर √x। अंडर को हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायर, वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 का स्क्वायर 625 बराबर √x का स्क्वायर x, यानी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, 625। देखिए इसको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट देखना है, 0 से 0 काटना है और इसका स्क्वायर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। आपको जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द रेशो 2:3 एंड 4:7। 2:3 और 4:7 को हमको कंपेयर करना है, और इनमें से ऑप्शन को देखो कौन सा बड़ा है कौन सा बराबर है, ये निकालना है। इनको करने के लिए आप कुछ मेथड काम में ले सकते हैं। दोनों का एलसीएम, यानी नीचे की दोनों संख्याएं जिस भी पार्ट से कट रही हों उस संख्या से दोनों को इंटू कर दो, यानी 3 के और 7 के पहाड़े में कौन सा अंक कॉमन आता है? जैसे 21 कॉमन आता है। अगर हम दोनों को 21 से इंटू कर देते हैं तो ये 7 बार में
और ये 3 बार में 14, 7 इंटू 2 14 और 4 इंटू 3 12। क्या हो गया? ये वाला ऑप्शन बड़ा हो जाएगा, यानी 2:3 बड़ा है। अगर आप और किसी मेथड से करना चाहते हो, ऊपर नीचे 10-10 से इंटू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो ऊपर 20 हो जाएगा, नीचे 10, यहाँ पे 40। अब देखिए जब इसको काटोगे 20 में हम 3 का भाग आराम से देख सकते हैं। देखो 6 बार में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आ रहा है, उसको छोड़ो। अपॉन में 10 हो रहे तो पॉइंट आगे चल जाएगा, यानी 0.6। अगर यहाँ पे 40 में 7 का भाग दोगे तो 7 पंजे 35, 5 बार में भाग जा रहा है। पॉइंट आगे भी कोई संख्या आएगी, उसको रहने दो। अपॉन में 10 है तो ये पॉइंट और आगे चल जाएगा, क्योंकि 10 का भाग वापस से देना है, तो इधर आएगा 0.5, यानी वापस से इधर वाली संख्या बड़ी हो गई। तो आपको याद रखना है, किसी भी तरह से कोई भी मेथड आप यूज़ में लो, बस आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। या तो आप डायरेक्ट भाग दोगे तो इसके ये आंसर आने वाले हैं, 0.5 और 0.6, ठीक है। 2:3 इज ग्रेटर देन 4:7, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 342,197 इसको इंटू करना है 9999 से। तो देखिए डायरेक्ट अगर आप इनसे इंटू करने बैठो तो इससे बड़ी भी संख्या भी आ सकती है, टाइम लगेगा। जब भी 9 से इंटू करना हो तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। जैसे कोई भी संख्या लेता हूँ मैं 78, इसको मुझे 99 से इंटू करना है। तो हमेशा क्या करना है, जिस भी संख्या को किसी भी 9 वाली संख्या से इंटू करना है, कितनी भी बार 9 हो, जब उस संख्या से इंटू किया जाता है तो पहले तो उसी संख्या को लिखो, उसके बाद जितने 9 हैं उतने 0 लगाने हैं। जैसे यहाँ पे 2 9 हैं तो मैं 2 बार इसके आगे 0 लगा देता हूँ और इसमें से इसी संख्या को घटा देता हूँ। ज़ीरो लगाना है और केवल माइनस करना है, कुछ नहीं करना। और अगर आप इनसे इंटू करने बैठोगे तो आपको पहले 9 से इंटू करना पड़ेगा, फिर अगले 9 से इंटू करना पड़ेगा, फिर आगे भी 9 होंगे तो उनसे इंटू करना है, उसके बाद में उन सबको प्लस करना है। उससे अच्छा है कि आप बस 0 लगाओ और एक ही संख्या माइनस करो। देखो 10 में से 8 गए, 2, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 गए तो 2, यहाँ पे 7 का 7 और 7 से 7 इंटू करके देखना, यही आंसर आएगा। जैसे हम 321 इसको इंटू करते हैं 99 से, कैसे करेंगे? 321, 2 बार 9 है तो 2 बार 0 लगा दिया और इसमें से इसी संख्या को घटाना है। 321 को इसी में से घटाना है। देखिए 10 में से 1 गया तो 9, 10 क्यों, इधर से हासिल लेना है, ओके। 10 में से 9 1 जाएंगे तो 9 बचेंगे, यहाँ पे 9 बचा है, 9 में से 2 गए तो 7। इसी तरह से यहाँ पर 0 बचा क्योंकि इधर हासिल ले लिया था, वापस इधर से हासिल लेंगे 1 तो 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ बचा 1 और यहाँ 3। आप इसको इंटू करके देखो, यही आंसर आएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 342,197 इंटू 9999 कैसे करना है? 342,197, 4 बार 9 लिखा हुआ है, यानी 1 2 3 4, 4 बार 0 लगाएंगे। इस संख्या में से इसी संख्या को माइनस करना है, तो लिख दो 7 9 1 2 4 3 माइनस 0 में से नहीं जा सकता, इधर से हासिल लेंगे तो यहाँ बचेगा 10, 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गए तो 0, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया तो 8,
9 में से 2 7, इसी तरह से इस साइड बचा 6, 6 में से 4 जाएंगे तो 2, 9 में से 3 गए तो 6, 1 का 1, 2 का 2, 4 का 4 और 3 का 3। यही आंसर है, आप इनटू करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह से जब भी किसी 9 वाली संख्या से किसी को इनटू करना हो, कितनी भी बार 9 हो, तो उस टाइम पे अगर आप इनटू करने बैठोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। उससे अच्छा तरीका ये है, पीछे 0 लगाओ, जितनी संख्या वाले 9, जितनी बार 9 लिखा है उतने 0 लगाओ और उसमें से सेम संख्या को, इसी संख्या को वापस से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, 3421627803, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25% देन इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय। यदि एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए, वर्ग क्या होता है, 90 डिग्री के कोण होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 4 इंटू भुजा, भुजा को 25% बढ़ाया जाए, मतलब पहले क्या थी, हम मान लेते हैं पहले भुजा थी 100, 25% बढ़ा दी तो अब क्या हो जाएगी 125, क्योंकि प्रतिशत हम 100 पे गिनते हैं तो इसीलिए मैंने 100 ही मान लिया। 25% बढ़ा दिया तो अब हो गई 125। तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। अच्छा ये थी इसकी भुजा, हम निकालते हैं क्षेत्रफल। अगर भुजा 100 है तो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, तो 2 0 की जगह 4 0। यदि भुजा 125 हो गई 25% बढ़ने के बाद, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 125 का स्क्वायर 15,625, ये इसका स्क्वायर होता है। मतलब दोनों का डिफरेंस कितनी प्रतिशत बढ़ी, हमें ये निकालना है। मतलब इस क्षेत्रफल से ये, इस संख्या से ये संख्या कितनी प्रतिशत ज़्यादा है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 5,625। 10,000 में से 15,625 घटाया तो आंसर आएगा 5,625। ये है बढ़ी हुई संख्या 5,625। कितने पर बढ़ी है, 10,000 पर। पुराने में से निकालते हैं, यानी 10,000 में का कितना प्रतिशत बढ़ गया, प्रतिशत निकालना है इसलिए इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट गए और अपॉन 100 यानी 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। आंसर क्या आएगा 56.25%, मतलब ऑप्शन नंबर ए 56.25% इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट चेंजेस इट्स पोजीशन, वी से डेट डैश इज डन। यदि हम किसी भी वस्तु पर बल लगाएं और उसकी स्थिति में परिवर्तन हो तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या हुआ है। इसका आंसर है कार्य या वर्क। देखिए कार्य क्या होता है, किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो हम बोलते हैं कि कार्य हुआ है। क्वेश्चन में यही पूछा है, यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर बी कार्य, वर्क। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसका मात्रक हो जाएगा यूनिट। बल की क्या होती है न्यूटन और विस्थापन की क्या होगी मीटर, क्योंकि वो भी स्थिति में परिवर्तन यानी दूरी, न्यूटन इंटू मीटर जूल। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्क डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फोर्स, द डिस्टेंस थ्रू विच ऑब्जेक्ट मूव्स, बोथ ए एंड बी, या नाइदर ए नॉर बी। देखिए अभी बताया मैंने, वर्क कार्य क्या होता है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो कार्य किस किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पर और डिस्प्लेसमेंट पर। अमाउंट ऑफ फोर्स, फोर्स पर भी डिपेंड करेगा डायरेक्टली, इनटू डिस्टेंस थ्रू विच ऑब्जेक्ट मूव्स, यानी विस्थापन। किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन आया है, बस वस्तु अगर यहाँ से यहाँ चल गई है तो इस फोर्स और इस विस्थापन दोनों पर डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल इन अ। इन ऑप्शंस में से किस आकृति में विकर्ण बराबर होना जरूरी नहीं है। देखिए रेक्टेंगल यानी आयत, आयत एक इस प्रकार की आकृति होती है, 90 डिग्री और सामने की भुजाएं बराबर। इसके जो विकर्ण होते हैं ये आपस में बिल्कुल बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है स्क्वायर, वर्ग। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और ये 90 डिग्री पर भी होती है इसकी भुजाएं। इसके भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। पहले ऑप्शन नंबर डी बताता हूँ, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, जिसकी दो भुजाएं समांतर होंगी। इसमें भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है। आइसोस्केलस मतलब दो जोड़े बराबर है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, रोम्बस या समचतुर्भुज। ये एक ऐसी आकृति होती है जिसके चारों भुजाएं तो बराबर होती है लेकिन वो आपस में 90 डिग्री पर नहीं होती, और इसके जो विकर्ण होते हैं ये आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर है और 90 डिग्री पर नहीं है और विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर है, तो ये भुजा इस तरह से छोटी हो सकती है, यहाँ से ऐसे बड़ी हो सकती है, ये ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण 90 डिग्री पर है, समचतुर्भुज, रोम्बस। तो इसमें क्या होगा, देखिए आप खुद देख सकते हैं, विकर्ण आपस में बराबर हों ये जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रोम्बस, इसे बोलते हैं रोम्बस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट। किसी भी समांतर चतुर्भुज के संगत कोणों के समद्विभाजक कितने डिग्री के कोण पर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। ये कोई समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। इसके विकर्ण नहीं बोला है, इसके कोणों के प्रतिच्छेद बोला है, कोणों का आधे, मतलब ये जितने का कोण है उसका हाफ, और इस एंगल का भी हाफ। ये जो दोनों भुजाएं हैं, इन दोनों कोणों के अर्धक जो हैं, ये कितने डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसको, वैसे तो इसका डायरेक्ट आपको याद रखना है कि 90 डिग्री पर आपस में काटते हैं, लेकिन फिर भी देखिए किस तरह से आपको ये याद होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज, ये भुजा समांतर है और ये भुजा समांतर है। जब इस तरह से समांतर लाइनें हों तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, और ये टोटल 180 डिग्री है इस जगह का, तो इस साइड का कोण क्या होगा, 180 का, इसमें से ये, तो इस साइड का कोण और इस साइड का कोण, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों भी बराबर है। अगर इन दोनों का योग 180 है तो इसकी जगह इसको भी रख सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, समांतर चतुर्भुज में जो संगत कोण होते हैं, अगर आप ए और बी मान लो तो इनका मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। और साथ में आपको एक चीज़ और याद रखनी है,
अगर मैं इसका समद्विभाजक करूं केवल इन दोनों का, कोणों का, इस कोण का आधा और इस कोण का आधा, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज। ये कोण अपन को निकालना है, मैं इसको x मान लेता हूँ। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? त्रिभुज के तीन कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो इधर का कोण कितना है? a/2। इस साइड का कोण कितना है? b/2 प्लस तीसरा कोण x बराबर 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग। तो अगर अपन इसको सॉल्व करें तो ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी है। 180 की जगह इस पूरी वैल्यू को रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर a/2 प्लस b/2 प्लस x। इन दोनों वैल्यू को मैं इस साइड भेज रहा हूँ, यानी a में से ये इस साइड आएगी तो माइनस में होगी, a में से आधा आ गया तो कितना बचा? a/2, और b में से आधा भी गया तो आधा बचा। एक में से आधा जाता है तो आधा बचेगा। सॉल्व करके देखना। तो इसका आंसर क्या हो रहा है? a प्लस b/2, और आपको याद है a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 180/2, 90 डिग्री। ए और बी की कोण अपन निकाले थे, 180 डिग्री था, इसमें 2 का भाग दोगे तो 90 डिग्री। यानी समांतर चतुर्भुज के, ये आपको डायरेक्ट प्रमेय याद रखनी है, समांतर चतुर्भुज के दो संगत कोणों के अर्धक जो होते हैं वो आपस में 90 डिग्री के एंगल पर मिलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन हेक्सागोन? यानी षटभुज में कितने विकर्ण होते हैं? देखो, किसी भी बहुभुज में विकर्ण निकालने का एक फॉर्मूला होता है। विकर्ण क्या होता है? जैसे ये आयत है, इसमें एक ये विकर्ण होगा, एक ये विकर्ण होगा, तो जब 4 भुजाएं हों तो उसमें विकर्ण कितने होते हैं? 2। तो इसी तरह से पूछा है, अगर हेक्सागोनल होगा तो उसमें विकर्ण कितने होंगे? तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है इसका, n कोष्टक n-3/2। ठीक है, यहाँ पे n क्या है? भुजाओं की संख्या। हेक्सागोनल के लिए निकालना है। हेक्सागोन यानी षटभुज, 6 भुजाएं हैं, n की जगह 6 रखो, 6 इंटू 6 माइनस 3 यानी 3/2, 2 से 3 बार में, और 3 इंटू 3 9 आंसर। किसी भी षटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 9। देखिए, इसी तरह से अगर आप चतुर्भुज का निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 इंटू 4 में से 3 गए तो 1, और अपॉन में 2, 2 से 2 बार में, आंसर 2 आ रहा है। यानी जो आयत या वर्ग होते हैं उनमें विकर्ण कितने होते हैं? 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 9, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/5, इसकी परसेंटेज में वैल्यू पूछी है। जब भी किसी भिन्न की संख्या को प्रतिशत में निकालना होता है तो उसमें इंटू 100 करते हैं, और अगर प्रतिशत की संख्या को भिन्न में निकालना होता है तो अपॉन में 100 करते हैं। यहाँ पे इसको प्रतिशत में निकालना है तो इंटू 100 करेंगे, यानी 3 5 का कितना प्रतिशत है? वैसे तो आपको डायरेक्ट पता लगना चाहिए कि 60% है। 5 से 100 20 बार में कट रहा है, और 20 इंटू 3 60%, आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.8% व्हेन एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल इज, यानी 0.8% को आपको डेसिमल वाली संख्या में, यानी दशमलव वाली संख्या में प्रदर्शित करना है। क्या होगा इनमें से? अब देखिए, वही क्वेश्चन पहले भिन्न में दिया था, प्रतिशत में पूछा था, अब की बार प्रतिशत में दिया है और भिन्न में, यानी बस भाग दे देंगे तो पॉइंट में भी आ जाएगा। कैसे करेंगे? जब प्रतिशत हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। अब देखो, किसी भी संख्या में जब
नीचे 10, 100 या 1000 किसी का भी भाग देते हैं तो पॉइंट को उतना आगे की साइड बढ़ा देते हैं। तो 100 का भाग दे रहे तो 2 संख्या आगे पॉइंट बढ़ा देंगे, यानी 0.008। पॉइंट यहाँ से एक संख्या यहाँ और एक संख्या यहाँ, कितना आगे सरक गया, 1, 2 संख्या आगे पॉइंट आगे आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 0.008, ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 176 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 176 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें से कौन सी न्यूनतम संख्या घटानी पड़ेगी। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जो किसी भी संख्या का स्क्वायर हो। जैसे 176 ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। आपको स्क्वायर याद है, 12 का स्क्वायर 144, इसके आसपास के स्क्वायर देखने हैं अपन को। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। 14 का क्या होता है, 196। ठीक है, तो देखो 176 के आसपास के स्क्वायर कौन से हैं, ये और ये। लेकिन अगर बोला जाता जोड़ने की, तो 176 में हम कुछ जोड़ते हैं तो ये संख्या आती, लेकिन हमको घटाना है। क्वेश्चन में लिखा है कौन सी संख्या 176 में से घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 169, जो कि 13 का स्क्वायर है, इसलिए वो पूर्ण वर्ग संख्या है। 176 में से क्या घटाएं कि 169 बन जाए, 7। 176 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 196, जो कि 13 का पूर्ण स्क्वायर है। क्वेश्चन के हिसाब से इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें से 7 घटाना पड़ेगा, तब ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। किसे न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसका आंसर है एनर्जी। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का एक सिद्धांत है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है, बस। यह है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। मतलब एनर्जी हमेशा एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तित होती है। इसका आंसर हो जाएगा एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फाइंड डैश एनर्जी वी यूज़ द फॉर्मूला mgh। ये मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला क्या था, mgh। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक और पढ़ाया था इसके साथ, काइनेटिक एनर्जी, अगर एग्जाम में आ जाए, ½ mv²। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेंशियल एनर्जी। आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस के बीच में बताई हुई सारी डिटेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनके नोट्स बनाओ। इन क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस की जो ये सीरीज़ है, इसी से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा इसे ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।